हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतूरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे फिलोसफर्स के बारे में अब तक डिस्कस कर लिया है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। कोई भी फिलोसफर अगर आपके रह जाते हैं तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में, जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम फिलोसफर्स को पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस जो हम कर रहे हैं वो यूजीसी नेट पेपर 2 का ही है। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें एंटोनियो ग्राम्सी की, तो इनका क्या रोल है? इनका जो रोल है वो किस में है? न्यू मार्क्सिज्म में। ठीक है, जब हम मार्क्सवादी परंपरा यानी कि मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के हम विचार यहाँ पे देखते हैं काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, कार्ल मार्क्स को हमने देखा, लेकिन जब हम न्यू मार्क्सिज्म को देखते हैं तो इन्होंने इसके डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। सो बेसिकली एंटोनियो ग्राम्सी इटालियन फिलोसोफर थे जिन्होंने मार्क्सिज्म की कुछ मान्यताओं को रीडिज़ाइन करने की कोशिश की। देखो, इटली में मुसोलिनी के जो शासन चला था उसके दिनों में ग्राम्सी जो थे वो इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने। मुसोलिनी की फासिस्ट गवर्नमेंट ने इस पार्टी को इलीगल अनाउंस कर दिया। इस पार्टी के ज़्यादातर जो नेता थे वो इटली से बाहर भाग गए, लेकिन जो ग्राम्सी थे वो पकड़े गए और उन्हें बंद कर दिया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया, जहाँ कुछ साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ग्राम्सी ने कुछ जब वो बंद थे, जेल में जब वो बंद थे, तो ज़्यादातर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे आर्टिकल्स वो लिख रहे थे। पॉलिटिकल और फिलॉसफी के अलावा वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वो लिख रहे थे। तो ये सब जितने भी आर्टिकल्स थे उनकी डेथ के बाद जो है प्रिजन नोटबुक्स जो कहते हैं, बंदीगृह नोटबुक जो होता है, 1971 के रूप में पब्लिश हुए। अब हम बात करेंगे नीड फॉर अ न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो, ग्राम्सी का क्या मानना था कि रिवॉल्यूशन के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो उन्होंने बोल्शेविक क्रांति को आर्थिक परिस्थिति पर संकल्प शक्ति की विजय के रूप में वो यहाँ पे सराहा उन्होंने, लेकिन साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि जो वेस्ट के जितने भी एडवांस कैपिटलिस्ट की जो परिस्थिति में बोल्शेविक क्रांति जैसी रणनीति सही नहीं रहेगी। ठीक है, जिस तरीके की रणनीति सही नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स जो है, जो प्रेजेंट मैनेजमेंट वहाँ पे था, उसको मन से वो स्वीकार कर चुके थे, मन से अपना चुके थे। ठीक है, वो उन्हीं की सुनना चाह रहे थे। सो उन्होंने क्लासिकल मार्क्सिज्म की बहुत सारी मान्यताओं को एक्सेप्ट किया ही नहीं बिल्कुल भी, और बोर्जियस ट्रेड का नए तरीके से एनालिसिस उन्होंने किया। सो ग्राम्सी ने बेसिकली किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया? वो किस पे ध्यान? उन्होंने डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म और इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन पर। ठीक है, जो क्लासिकल मार्क्सवाद था वो क्या मानता है कि जब प्रोडक्टिव फोर्सेस यानी कि उत्पादन की जो शक्तियाँ होती है इतनी ज़्यादा वो डेवलप हो जाती हैं कि जितने भी प्रोडक्शन रिलेशंस उन्हें संभाल ही नहीं पाते, तब क्या होता है? रिवॉल्यूशन हो जाता है, जिससे सारी प्रिवेलेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, यानी कि सारी खत्म हो जाती है। तो ग्राम्सी का क्या दावा था कि उन्नत पूंजीवादी जो समाज होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इस स्थिति के बारे में जो बताते हैं उसमें वो क्या कहते हैं कि हेजेमोनी यानी कि प्राधान्य का सिद्धांत यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो रूलर क्लास होता है वो अपने इंटरेस्ट से जुड़े वैल्यूज़ और बिलीव्स को एजुकेशन के प्रचार के माध्यम से सब लोगों के लिए सही वैल्यूज़ और मान्यताओं के रूप में जो है स्टैब्लिश करना उनका एक क्या कहते हैं कि समर्थन प्राप्त कर लेता है। वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को दिखाते हैं, बिलीव्स को दिखाते हैं। ठीक है, एजुकेशन के उसमें वो ये सभी चीज़ें जो है स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या कहते हैं, उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। अब हम देखेंगे एनालिसिस किस चीज़ का? बोर्जियस सोसाइटी का। ठीक है, किसने दिया है? किसके अकॉर्डिंग? ग्राम्सी के अकॉर्डिंग। तो ग्राम्सी के अकॉर्डिंग बेसिकली बोर्जियस सोसाइटी किस तरीके की होती है, इसमें वो बेस को ले रहे हैं और सुपरस्ट्रक्चर। इसमें बेस यानी कि आधार क्या होगा और अधिरचना यानी कि सुपरस्ट्रक्चर क्या क्या होंगे। ठीक है, यानी कि बेस में क्या है? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली होती है। ठीक है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ही रहता है, जो पूंजीवादी प्रणाली आपको पता ही होगी, तो उसमें क्या चीज़ें ज़्यादातर रहती हैं। ठीक है, सुपरस्ट्रक्चर में क्या है? लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, मोरल्स, सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब। ठीक है, और डोमिनेशन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? इसमें क्या क्या रहता है? सिविल सोसाइटी, उसमें क्या है? फैमिली, स्कूल, चर्च, और इसमें क्या है फिर? स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन। ये इस तरीके से ये हायरार्की मोड में चेंज चलती है। और इसी के साथ हम क्या देखते हैं? पॉलिटिकल सोसाइटी, उसके नीचे गवर्नमेंट, फिर क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ कोएर्शन यानी कि बल प्रयोग मूलक संरचनाएं। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी की। सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की सुपर स्ट्रक्चर के दो स्टेज यहाँ पे रखे गए। सबसे पहला होता है पॉलिटिकल सोसाइटी, दूसरा होता है सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी या स्टेट जो अपना
डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए कोएर्शन का सहारा लेता है। कोएर्शन मतलब होता है बल प्रयोग। सो गवर्नमेंट का सारा ढांचा इसके अंदर आ जाता है। इससे जुड़ी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सेना हो गई, पुलिस हो गई, ठीक है, कोर्ट हो गए, जेल हो गए, या इन सभी को स्ट्रक्चर्स ऑफ कोएर्शन कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोएर्शन मतलब होता है बल प्रयोग मूलक संरचना। सेकंड आता है सिविल सोसाइटी, जो अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए सिटीजन्स के कंसेंट का सहारा लेते हैं। कंसेंट मतलब होता है सहमति। तो ये बेस के बहुत ही पास रहता है और रिलेटिवली ऑटोनोमस भी है, ठीक है। इससे जुड़े जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि फैमिली, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, या आप कह लो रिलीजियस जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ये सब जो होते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन इसे कहा जाता है। तो ग्रामची ने अपने एनालिसिस के अंदर इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ग्रामची के अकॉर्डिंग नागरिक समाज की जो संस्थाएं होती है, जैसे मान लीजिए परिवार, स्कूल, ठीक है, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये सभी जो होते हैं नागरिकों को समाज में व्यवहार के नियमों से बहुत ज़्यादा परिचित कराती है और उन्हें ये एजुकेशन देती है। उन्हें रूलिंग क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल रिस्पेक्ट का भाव रखना चाहिए, ठीक है। सो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बोर्जियस सोसाइटी के रूल्स को लेजिटिमेसी देती है, ताकि उसमें जितने भी अन्याय होते हैं वो न्याय की तरह दिखने लगे, ठीक है, उसमें न्याय भी दिखने लगे, राइट। सो उन्हें स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन कह सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें ग्रामची यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, तो ग्रामची बेसिकली ह्यूमैनिस्ट थे। वो किसी भी तरीके के टायरानी के अगेंस्ट थे। वो रिवॉल्यूशन के माध्यम से कोएर्सिव स्टेट एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसके थ्रू वो क्या करना चाहते, सभी तरीके की इंस्टीट्यूशंस का डेमोक्रेटाइजेशन वो करना चाहते थे, ठीक है। अगर हम देखें वो स्टेट की जगह ऐसे रेगुलेटेड सोसाइटी के सपोर्ट में थे जिसमें सभी तरीके के जो फैसले होते हैं वो बल प्रयोग की जगह कंसेंसस से किए जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। एंटोनियो ग्रामची जो थे वो लड़ाई झगड़े के बिल्कुल अगेंस्ट थे, ठीक है। वो ज़्यादातर सर्वसम्मति की बात यहाँ पे करते हैं, कॉन्सेंसस की यहाँ पे बात वो करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर ये नहीं चाहते वो किसी भी फोर्स के थ्रू कोई भी चीज़ किए जाए, तरीके से किए जाए, इसी के वो सपोर्ट में थे। इसी के साथ साथ वो सभी तरीके की इंस्टीट्यूशंस के डेमोक्रेटाइजेशन के सपोर्ट में थे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरी तरीके से मानववादी थे, ह्यूमैनिस्ट थे, तो उसी तरीके से वो बातें कर रहे थे। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आपका रहता है तो मुझसे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।